हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधार डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि धारावाही चालक के ऊपर बल कैसे लिखा जाता है, एम्पियर का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, प्रणालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता है। साथ में हम लोगों ने देखा था टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और प्रणालिका अगर परिमित लंबाई की होती है तो उसके लिए हम बी का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई धारावाही लूप होता है और अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके ऊपर बलाघूर्ण कितना काम करता है उसका व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं कोई लूप है, ये कोई लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ऐसा कोई लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा गया है, ठीक है। जब ये ऐसा होगा तो इसमें करंट तो फ्लो कर ही रही है, तो ये करंट फ्लो कर रही है आई है, ये करंट आई फ्लो कर रही है, ये करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है। तो जब ये करंट फ्लो करेगी तो हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो उस पर बल काम करता है, IVL sin थीटा करता है। तो किन पर करेगा, किन पर नहीं करेगा। देखो यहां जब इस तरह से रखा जाएगा तो इस वाले में करंट देखो उधर से इधर की तरफ, इसमें करंट इधर से इधर की तरफ, तो डीएल कहां होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। बी की दिशा क्या होती तो ये जानते होंगे, बी हमेशा एन से एस की तरफ होता है, मतलब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ बी होगा। तो डीएल है इस तरफ, बी है उस तरफ, तो डीएल क्रॉस बी क्या निकल के आएगा। हम जानते हैं कि जो एफ लिखा जाता है वो लिखा जाता है आई बी एल, तो यहां पर लिखा जाता है डीएल वेक्टर क्रॉस यहां पर लिखा जाता है बी वेक्टर। यही तो लिखते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है, धारावाही चालक पर जो बल लगता है, यही तो लिखा जाता है। तो क्रॉस में साइन थीटा आता है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो, डीएल है इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, बी कहां है, इधर से इधर की तरफ, मतलब डीएल है हमारी तरफ, बी है राइट साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। अगला इस वाली भुजा के ऊपर बात करो, तो इस भुजा के ऊपर बात करेंगे तो ये है, इसमें नीचे की तरफ जा रही धारा, तो धारा नीचे की तरफ जा रही, तो डीएल क्रॉस बी करवाओ, तो डीएल है नीचे की तरफ, तो डीएल है नीचे की तरफ ऐसे लिख दो, और बी कहां है राइट साइड में, तो डीएल क्रॉस बी करेंगे ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पर जो फोर्स निकल के आएगा वो आउटसाइड निकल के आएगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर निकल के आएगा ये बल। यहां पर बात करते हैं तो इस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें डीएल राइट साइड में होगा, इसमें डीएल भी उधर बी भी उधर आएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां पर मान लेते हैं कि ये F3 है और ये F4 बना है, ये दोनों 0 निकल के आने वाले हैं। यहां पर देखो ये 0 बन जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 रहेगा, ये भी स्टार्टिंग में 0 रहेगा। इस पर कितना लगेगा, तो इस पर डीएल ऊपर की तरफ, बी इधर, तो यहां पर डीएल क्रॉस बी फोर्स अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस बी फोर्स अंदर की तरफ। इसका मतलब यहां पर F2 है तो ये कहां लगेगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। बोलो सही है, सही है। तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा, बाहर की तरफ लग रहा, ऊपर और नीचे कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, यहां पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, यहां फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। क्या दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान है? नहीं, एक बल काम कर रहा है इस क्रिया रेखा के अनुदिश, एक बल काम कर रहा है इस क्रिया रेखा के अनुदिश। तो जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक समान नहीं होती, बल बराबर और विपरीत होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, बल का आघूर्ण बनता है। और बल आघूर्ण का व्यंजक लिखना सीखा था, कितना लिखा जाता है, यहां से देखो, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B लिखी गई है। जब यह शुरुआत में ऐसा लिखा गया था तब तो ठीक था, सही था, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी इसकी तरफ था। लेकिन अब क्या किया गया है, जब बल आघूर्ण लगा थोड़ा घूम गया है, तो इस तरह से अगर घूम गया है तो बी तो अभी भी उधर की तरफ रहेगा, देखो दिख रहा होगा, मार्कर की नोक अभी भी राइट साइड में है, लेकिन ये कुंडली है, कुंडली का तल घूम गया, कुंडली का तल घूम गया। एक काम करते हैं, ये कुंडली का तल हम आप लोगों को दिखाते हैं। कौन सा व्यू देखना है, तो ये वाला व्यू देखो, ऐसा दिख रहा होगा। तो यहां पर सिर्फ एक पट्टी दिखेगी ये वाली, और इसमें जो बी की दिशा होगी ये मार्कर दिखाएगा। एक काम करो, इसे चुपचाप इधर बना दो। कैसे, ये बना देते हैं ऐसा कुछ, ये ऐसा बना दो, ये बना दिया गया, बन गया। यहां पर पॉइंट कुछ होंगे, मार्क करो कौन सा पॉइंट होगा इधर, तो इधर की तरफ अगर ये घूमा है, ऐसा था पहले, ये ऐसा था पहले, इधर की तरफ घूमा है, तो ये पॉइंट नीचे जाएगा। तो देखो P वाला पॉइंट है ना, P वाला पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये P पॉइंट इधर चला जाएगा, और ये S पॉइंट है तो S पॉइंट इधर चला जाएगा। सही है ना।
तो P इधर चला गया, ऐसे इधर चला गया। अब ये मान लेते हैं ये तल होगा ना, इस लूप का तल होगा। ये तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो इधर की तरफ है ही, वो तो बदलेगा नहीं क्योंकि परमानेंट चुंबक का इस्तेमाल किया है। ये मान लेते हैं इसका जो तल है ये लंबवत वाला क्षेत्रफल होगा। ये इसके साथ में एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। बढ़िया है, ठीक है, इसका तल थीटा एंगल बनाएगा। अब क्या होगा, इन पर जो बल लग रहे हैं वो देखो, इस वाले पर बल बाहर की तरफ लग रहा है। तो अगर ये इस तरह से रखा गया था, इस तरह से घूम गया है, इस तरह से घूम गया है, ऐसा है, तो इस पर बल बाहर की तरफ लग रहा है। बल बाहर की तरफ लगने का मतलब P पर बल नीचे की तरफ लगेगा। तो P पर बल नीचे की तरफ लगेगा और इस S पर जो बल लगने वाला है ये ऊपर की तरफ लगेगा। सही है ना? तो यहां से ऐसा निकल के आएगा, ये बल लगेगा। लेकिन बल कितना लगेगा उसके लिए बात करते हैं। तो वो बल कितना लगेगा बाद में लिखेंगे, पहले P और S के बीच की दूरी बताओ। तो ये B होगी, आयताकार है ना, तो ये B लिखी जाएगी, इसे B लिख दो। यहां से यहां तक की दूरी क्या लिख देते हैं, ये B लिख देते हैं। सही है। अब एक बात ये तो पता चल गई कि दोनों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी तो हमें पता है। दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी तो पता चल गई। ये B है, इसकी क्रिया रेखा ये है, देखो इसके अनुदिश से काम कर रहा है, और इस वाले की क्रिया रेखा ये है, इसके अनुदिश से काम कर रहा है। और जब भी कभी हमें बलाघूर्ण लिखना होता है, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी लिखते हैं लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी तो तब आएगी जब थीटा हमें ढंग का पता चलेगा। थीटा कैसे पता चलेगा, तो यहां से देखो, अगर बात करते हैं ये थीटा है तो इसे लिख देते हैं हम 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना 90 माइनस थीटा, और ये 90 बन जाएगा यहां पर। तो अगेन ये क्या लिखा जा सकता है, ये थीटा लिखा जा सकता है। सहमत हो? तो अगर ये कर्ण हो गया B और यहां पर ये थीटा लिखा गया तो लंब सामने क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। तो ये लिख दो B साइन थीटा बन जाएगा। समझ में आया? अब ये जो बल लग रहे हैं वो कितना लगेंगे, तो IBL साइन थीटा लगता है। बात आती कि वहां पर थीटा कौन सा लिखा जाएगा, तो उस केस में थीटा क्या करते हैं, एक त्रिज्यीय क्षेत्र बना लेते हैं। त्रिज्यीय क्षेत्र का क्या मतलब हुआ कि चुंबक इस तरह के इस्तेमाल करो, चुंबक इस तरह के इस्तेमाल करो, ऐसे चुंबक। तो ऐसे चुंबक इस्तेमाल करोगे तो इनकी फील्ड लाइंस कुछ, अगर इसके अंदर इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल मतलब क्या है, कोई एक बेलनाकार अगर इसके अंदर लूप रखा जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकल के आएंगी। फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह से ये होगा, और ये हमारे पास ऐसा निकल के आएगा। ऐसा फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है ये, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होगा तो यहां पर अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं तो उस केस में ये लिखा जाएगा, या ऐसे देखना चाहो देख लो ना, ये DL है नीचे की तरफ, B कहां है, राइट साइड में, दोनों के बीच एंगल कितना 90, वैसे भी 90 है। तो 90 होगा तो क्या लिखेंगे, IBL लिखा जाएगा, साइन थीटा नहीं लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा IBL, L मतलब L लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा IBL। दोनों बल मिल गए, ये हमारे पास बल मिल गया F2 है, और ये वाला कौन सा बल है, ये F1 बल है। F1 और F2 के बीच के बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी हमें मिल गई, और अगर बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी मिल गई तो लिख दो, क्या लिखा जाएगा, टॉर्क। टॉर्क एक्सप्रेशन इधर लिखते हैं, बलाघूर्ण, बल आघूर्ण। वहां पर फार्मूला बताया था जब स्थिर विद्युतिकी पढ़ रहे थे, बलाघूर्ण टाउ बराबर लिखा जाता है एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल, गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये लिखना है हमें। तो एक बल क्या, IBL दोनों है तो कोई एक लिख दो, मान लेते हैं IBL लिख दिया, कोई एक। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या निकल के आएगी, एक बल इसके अनुदिश काम कर रहा, दूसरा इसके अनुदिश काम कर रहा, दोनों के बीच की दूरी कितनी, B साइन थीटा निकल के आ रही है। तो B साइन थीटा निकल के आएगी, यहां रख दो, क्या बन जाएगा, B साइन थीटा लिखा जाता है, साइन थीटा लिखा जाएगा। तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, टाउ बराबर लिख सकते हैं, यहां बन जाएगा IB। इस L और B को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, यहां साइन थीटा लिख देते हैं। और अगर आयताकार लूप होगा तो वहां पर L और B क्या लिखा जा सकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो IBA यहां पर साइन थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिखेंगे, ऐसा लिख दो, पहले से डिब्बे बंद कर देते हैं। ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला तो निकल आया,
यदि आयताकार, या फिर ऐसे लिख दो, जो यहां पर लूप या कुंडली है, यदि लूप में n फेरे हों, तो एक के ऊपर इतना फोर्स लगेगा तो टाउ का मान क्या लिखा जाएगा, n से मल्टीप्लाई कराएंगे, NIAB साइन थीटा बन जाएगा यहां से। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। क्या फार्मूला होता है, यहां से देख लो, इसको उल्टा ऐसे लिख दो, याद रहेगा, बिना साइन थीटा। टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिना साइन थीटा, ये निकल के आएगा। ऐसे याद भी रख सकते हैं बिना साइन थीटा, कि अगर एक कोई आयताकार लूप है जिसमें जो तार लपेटे गए हैं, तांबे के तार होते हैं ना, विद्युतरोधी तार, उनको लपेटा जाता तभी तो कुंडली बनती है, उसको अगर घुमाया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो उस पर जो बल आघूर्ण काम करता है बिना साइन थीटा, NIAB साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर कुछ और पॉइंट्स क्या क्या है वो सुनो। पॉइंट ये लिखे जाएंगे कि अगर टाउ का एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ गया, तो यहां पर एक टर्म लिखा जाता है टाउ इज इक्वल टू में, यहां पर NIA को एक साथ कर लेते हैं और B को अलग कर देते हैं, यहां पर साइन थीटा लिखा जाता है। और यहां पर जो लिखा गया है NIA, इस NIA को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा लिखा जाता है, साइन थीटा लिखते हैं हम इसे। यहां पर M क्या है, M जो लिखा गया है वो है NIA, इसको कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे वहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आया था टाउ बराबर PE साइन थीटा, यहां MB साइन थीटा निकल के आया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हैं अभी, लेकिन अभी के लिए परिभाषा ये है कि अगर कोई मान लेते हैं धारावाही लूप है, उसका कुछ एरिया दिया गया है, तो उसके धारावाही लूप और उसके जो उसके अंदर मतलब एरिया जो बनेगा, वो एरिया और उसमें जो धारा होगी उनका गुणनफल इस M के बराबर लिखा जाता है, इतना याद रखेंगे। ठीक, तो अगर कोई धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, मतलब रखा जाता है, तो उसके ऊपर बल लगता है और ये घूमता है, तो टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क की वैल्यू इतनी लिखी जाती, टाउ बराबर बिना साइन थीटा या फिर MB साइन थीटा। अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखना हो तब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो उससे पहले यहां पर कुछ छोटे से पॉइंट्स, ये तो बात जानते होंगे कि अगर कोई चुंबक होता है, बेसिकली दंड चुंबक की बात कर रहे हैं हम, दंड चुंबक, ये कोई दंड चुंबक है। दंड चुंबक में याद होगा N और S ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और यह भी पता होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चलते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, फिर वापस नॉर्थ पोल की तरफ आती हैं। ऐसा तो जानते होंगे क्लास 10th से, जब हम चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल बात की जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो जितनी जानकारी चाहिए वो ले लेते हैं। क्या है कि यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, यहां से यहां आ रही हैं। हम जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। उसके लिए हम ऐसा यूज करते हैं, तो उसके लिए अगर हम यूज करेंगे तो हम कहते हैं दंड चुंबक में N से निकलती हैं वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं और S से होकर के N पर पुनः समाप्त हो जाती, मतलब ये बंद लूप बनाती हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, कैसे, वहां पर देखो निकल रही वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं N से S की तरफ जा रही, पूरा लूप बन रहा ना, तो वही यहां कंपेयर करवाओ। यहां कंपेयर करवाते कि एक कोई धारावाही लूप है, ये कोई धारावाही लूप है हमारे पास जिसमें धारा बह रही इस तरह से, और अगर ये धारा इस तरह से बह रही होगी तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनेंगी वो देखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डीएल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, वहां पर देखा था जब चुंबकीय बल पढ़ा था कि जो धारावाही चालक पर बल लगता है आई डीएल साइन थीटा लगता है, और अगर कोई लूप होता है तो उसके ऊपर दिशा निकालने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा जाएगा ऊपर की तरफ, उंगलियां धारा की दिशा में चला रहे हैं तो अंगूठा जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो B बनेगा इधर से निकलेगा, तो B इधर से बनेगा, इधर से निकलेगा और वापस से चल के यहां आ जाएगा, यहां पर, यहां से बनेगा, यहां से चल के यहां आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा B।
इसी तरह से यहां पर भी बनेगा ऐसा, यहां से चल के यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर को और उस फिगर को कंपेयर करवाते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं इस फिगर की जगह पर अगर हम ये मैग्नेट रख देते हैं, ऐसा ये मैग्नेट रख देते हैं, चुंबक है, यहां पर N सिरा है और यहां पर इसका S ध्रुव है, तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं हम लोगों ने अभी देखा ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, कुछ इस तरह से निकलती हैं। यहां से निकलेंगी, यहां से ऐसे निकलेंगी और वापस इसके अंदर चली जाएंगी, वापस इसके अंदर चली जाएंगी। तो ये वाला फिगर हाँ, ये देखो ये वाला फिगर देखो और ये नीचे जो फिगर बना ये देखो, दोनों के दोनों फिगर कैसे हैं? दोनों सिमिलर फिगर ही तो हैं। तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप होता है, कोई धारावाही चालक होता है, मतलब कोई धारावाही लूप बेसिकली जो क्लोज होता है, तो वो कैसा व्यवहार करता है? एक दंड चुंबक की भांति ही तो व्यवहार करता है। तो अगर ये दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो यहां पर परिभाषित किया जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है? एक ऐसा ध्रुव, मतलब एक ऐसा चुंबकीय द्विध्रुव या ध्रुव जिसे बात करते हैं जिसमें दो विपरीत ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, वो कुछ दूरी पर स्थापित रहते हैं, उसके लिए हम परिभाषित करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण? इधर समझते हैं। क्या करना, मान लेते हैं धारा इस दिशा में बह रही है, लूप है जिसमें धारा इस दिशा में बह रही, तो धारा इस दिशा में बहेगी तो क्या करो, अपना हाथ कर्ल करो, अपनी जो उंगलियां हैं उंगलियां इस दिशा में घुमाओ जिधर धारा बह रही है, और अंगूठा बताएगा कि इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट है, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को लूप में धारा की दिशा में घुमाएं तो अंगूठा ए वेक्टर या एम वेक्टर की दिशा प्रदर्शित करता है, ये हमारे पास निकल के आएगा। इसका मतलब है इस दिशा में क्या होगा, एरिया वेक्टर भी आने वाला है, और अगर इस दिशा की बात करें तो इसमें एम वेक्टर भी निकल के आएगा। तो यहां से लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाएगा एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर लिखा जाता है। ए वेक्टर यहां पर एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, जो निकल के किधर की तरफ आएगा, हमारे अंगूठे की तरफ निकल के आएगा, दाहिने अंगूठे की तरफ, अगर हमारी उंगलियां चल रही होती धारा की दिशा में। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। सदिश राशि, दिशा भी पता चल गई कैसे निकाली जाती है, और ये कैसे तुल्य होता है एक दंड चुंबक के एक बार मैग्नेट के कैसे सिमिलर होता है उसकी भी बात की गई। जैसे एक चुंबक होता है उसमें N और S दोनों ध्रुव होते हैं, उसी तरह से अगर कोई धारावाही लूप होता है तो उसके अंदर भी दो ध्रुव होते हैं। इसमें N और S किधर बनेंगे वो देख लो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये कोई धारावाही लूप है, ये कोई धारावाही लूप है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही इधर से इधर की तरफ, ये आई धारा है, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं उनको हम लोगों ने अभी देखा कुछ इस तरह से बनती हैं, ऐसे बनती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसे बनती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनती हैं, इधर से निकलती हैं और इधर से प्रवेश करती हैं, वापसी करती हैं, इधर से निकलती हैं, इधर से दोबारा से इसके अंदर प्रवेश करती हैं। ऐसा होता है, होगा ना। तो एक बात देखो, इधर से निकल रही हैं तो ये N बनता है, और इधर से प्रवेश कर रही है तो S बनेगा। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाता है, सुन लो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो इधर से इधर की तरफ लिखा जाता है, ऐसा। ये होती है दिशा, ये होती है दिशा किसकी, M वेक्टर की दिशा होती है। अगर इधर N है और इधर S है
तो इसकी दिशा जैसे वहां पर लिखते थे P की दिशा कहां से होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो यहां पर जो M की दिशा होती है, M की दिशा वो कहां से कहां की तरफ होती है, S से N की ओर होती है, S से N की ओर होती है। चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बात हो गई। ठीक है, कैसे परिभाषा लिखी जाती है और कैसे इसको हम किसी दंड चुंबक के तुल्य मान सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फिगर हो गया। ठीक है, यहां पर देख लिया धारावाही लूप पर बल कितना लगता है, बलाघूर्ण कितना लगता है। अब यहां पर बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुवाघूर्ण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर देख लेते हैं, है स्पेस। ठीक है, इधर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बात किया जाता है चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण के केस में कि अगर कोई ये ऐसा रिंग दिया गया है, रिंग ये क्या है, कोई रिंग है, रिंग जिसे हम वलय कहते हैं, वलय कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो वलय है, इसकी त्रिज्या दे रखी है r और इसके ऊपर आवेश कितना है, q दिया गया है, और ये अपने अक्ष के अनुदिश ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। कोणीय वेग तो जानते हैं, ओमेगा से घूम रही है। तो अगर ये ओमेगा से घूमेगी तो इसका द्विध्रुवाघूर्ण कितना लिखा जाएगा वो बताना है। तो इसका द्विध्रुवाघूर्ण लिखने का तरीका बहुत आसान, कैसे, यहां पर हम लोगों ने भी देखा m इज इक्वल टू लिखा जाता है I इंटू ए, सही है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन I क्या बनेगा, I क्या लिखा जाता है, Q बाई टी लिखा जाता है, इंटू में A लिखा जाएगा। तो क्यों कितना होगा, क्यों होगा, यहां पर क्यों तो क्यों दिया गया है, T की वैल्यू क्या लिखी जा सकती, तो याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई बाई टी, या T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो रखो T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, इंटू में क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो यहां से M जो निकल के आएगा वो बनेगा Q ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, इंटू में क्या लिखा जा सकता है, एरिया, एरिया क्या बन जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा वो भी देख लेते हैं। तो बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे होगा कि मान लेते हैं हमारे पास ये 3 अक्ष दिए गए हैं, ये 3 अक्ष दिए गए हैं, ये ऐसा दिया गया है, अक्ष इस तरह से है और एक लूप रखा गया है इसमें, ऐसे ये लूप रखा गया है, ये ऐसा लूप रखा गया। ठीक है, ये लूप कहां है, तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये z है। तो देखो x z में रखा गया लूप, इसमें धारा बह रही इस तरह से, ये हमारे पास धारा बह रही इसके अंदर आई, और इसकी जो भुजा दे रखी वो a है और a ही है, वर्ग है, मान लेते हैं a भुजा दे रखी है। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण लिखा जाएगा m, वो कैसा लिखा जाएगा, m वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें m वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है I इंटू में a वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर। अब हम जानते हैं एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाता, I की दिशा में अपनी उंगलियां घुमाओ, अंगूठा जहां जाएगा वो होगा, तो अंगूठा कहां जाएगा, इन दोनों के लंबवत ही तो जाएगा, इन दोनों के लंबवत y है। तो यहां से लिख सकते हैं I इंटू में a स्क्वायर, दिशा क्या बन जाएगी, j कैप बन जाएगी। मात्रक तो यहां से निकाल ही सकते, क्या आएगा, I का मात्रक एम्पियर होता है और A का मात्रक होता है मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मात्रक निकल के आ जाएगा। और M की वैल्यू I इंटू ए लिखी जाएगी, जहां पर लिखेंगे I इंटू ए स्क्वायर, j कैप लिखा जाएगा। तो जिस तल में भी रखा गया होगा उस तल में देख लेना उसका लंबवत सदिश क्या निकल के आ रहा है, वो सदिश लिख देना। परिमाण पूछे तो सदिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, और ये पॉइंट हो गया कि बोर्ड जैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे लगाएंगे, और यहां पर परिभाषा थी और यहां दिशा देख लिया। अब बात करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड खूब सारे पूछता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके नोट करना है। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ दिया गया है, ये वृत्ताकार पथ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है, v वेग से चक्कर लगा रहा है, आवेश हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर E होता है, द्रव्यमान m होता है, ये r त्रिज्या के पथ पर चक्कर लगा रहा है। लिखना होगा तो लिख लेना, माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E, द्रव्यमान m, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान है। ठीक है, तो यहां से देखो धारा लिखना सीखा था हम लोगों ने, I इज इक्वल टू लिखा जाता है Q डिवाइडेड बाई में T, लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहां से Q तो ठीक है, Q लिख देंगे हम, E डिवाइडेड बाई में T क्या लिखा जाएगा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल लिखा जाएगा।
तो यहां लिख दो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई में v, तो यहां से I क्या निकल के आएगा, EV डिवाइडेड बाई में निकल के आएगा 2 पाई आर। ये हमारे पास धारा निकल के आई, और अगर ये धारा निकल के आई तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m लिख दो। m बराबर होता है I इंटू में एरिया, तो पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। I की वैल्यू कितनी आई है, EV डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर इंटू में पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर m हो गया, तो m इज इक्वल टू, बोलो यहां पर इस पाई से इस पाई को कैंसिल करवा दो, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा EVR डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई आवेश है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर विवेक से चक्कर लगा रहा, तो QVR/2 या फिर EVR/2 लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली EVR/2 लिखेंगे, प्रोटॉन होगा तो भी EVR/2 लिखा जाएगा। यह होता है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, याद रहेगा। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, उसको रिलेट कर लेते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है। तो कोणीय संवेग जानते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पर हम लोगों ने देखा अभी कि अगर ये कोई वृत्ताकार भाग है जिस पर एक आवेश है, क्यों, अब की बार इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे हम, कोई भी आवेश हो सकता है, ये हमारे पास Q दिया गया, ये V दिया गया और इसकी त्रिज्या दे रखी है इस बार R, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने अभी देखा कि जो I निकल के आता है वो निकल के आता है Q डिवाइडेड बाई में T, Q डिवाइडेड बाई में T लिखा जाता है 2 पाई R बाई V, ऐसा लिखते हैं। M निकल के आएगा I इंटू में A, तो I की वैल्यू अभी निकल के आया QVR/2, ये हमारे पास निकल के आया। अब बात करते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग L लिखा जाता है, और अगर वृत्ताकार पथ पर कोई चलता है तो लंबवत दूरी उसकी त्रिज्या ही होती है, तो यहां लिखेंगे mv इंटू में r परपेंडिकुलर, वो तो r के बराबर हो गया, दोनों को भाग दे दो। m/l अगर लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, QVR डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, और L की वैल्यू mVR लिखी जाएगी। तो देखो VR से इस VR को काट दो, यहां से क्या निकल के आएगा, m/l जो निकल के आएगा वो Q/2m निकल के आता है। ये जो फार्मूला निकल के आया है याद रखना है इसे, कि कोणीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो अनुपात होता है Q/2m होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये नियत बना रहता है। ये क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहता, फिक्स रहता है। चाहे इसकी जगह पर रिंग आए, चाहे चकती आ जाए, चाहे पर ठोस गोल आ जाए, बेलन आ जाए, चाहे जो कुछ आ जाए, m/l हमेशा Q/2m ही लिखा रहेगा, ये याद रखना है। तो इसमें हम लोगों ने यहां पर बात किया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग में संबंध देख लिया। यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे था, ये परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का हो गया। यहां पर देखा कि द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखा जाता है अलग अलग केस में, ये हो गई दिशा परिमाण। यहां पर बात किया कि अगर कोई धारावाही लूप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता तो बल आघूर्ण कितना काम करता है, यहां से डिस्कशन हमारा शुरू हुआ था। तो इस क्लास में हम इन सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे कुछ पॉइंट्स कि अगर धारामापी बनाना है तो इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम धारामापी बनाएंगे, जिसमें चल कुंडली धारामापी हमारे सिलेबस में है। चल कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे कि उनकी धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, जहां से बोर्ड क्वेश्चन हर साल पूछता है, इन सबका डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।